हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित, टारगेट पीएससी विद अंकित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपीपीएससी का स्कोर बोर्ड आ चुका है और अपना अपना स्कोर कार्ड देखें और इसके अनुसार आप मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के लिए जो मध्य प्रदेश मुख्य प्रशासनिक मुख्य परीक्षा है उसकी आप तैयारी में लग जाइए। मेंस का एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द होगा। जैसे ही सरकार द्वारा कोई पुष्टि की जाती है मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, अब हाथ बांध लीजिए आप और तैयार हो जाइए और मुख्य परीक्षा के लिए आज से अपनी तैयारी में लग जाइए। साथ ही जिन विद्यार्थियों को नहीं हुआ है उनका प्रयास अच्छा है। दोस्तों, प्रयास करते रहिए, ट्राई अगेन। फिर से आपके लिए कुछ अच्छा होगा, अच्छा माहौल आएगा। और 2020 में जो नए पाठ्यक्रम के साथ पीएससी की परीक्षा होगी उसकी तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, आज इसी क्रम में हम राष्ट्रीय महिला आयोग की चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान में भी सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन आज भी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। कम पढ़ा लिखा होना, साथ ही साथ वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं की निम्न आर्थिक स्थिति, दूसरा पितृसत्तात्मक समाज, सामंती मूल्य जो हैं और जातिगत भेदभाव के कारण महिलाएं अपने संवैधानिक अधिकारों को वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं कर पाई हैं। तो दोस्तों, उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनके भी मानवाधिकार बने रहें, उनके भी मौलिक अधिकार रहें, वो भी समाज में गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। तो दोस्तों, इसी क्रम में भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखते हुए संविधान में महिलाओं के लिए सकारात्मक रूप से प्रावधान किए गए हैं। साथ ही समय समय पर जब जरूरत पड़ी तो संसद द्वारा, विधायिका द्वारा भी कानून बनाए गए और उसमें महिलाओं के लिए संरक्षण के प्रावधान किए गए। साथ ही साथ जब भी आवश्यकता हुई तो केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा भी महिलाओं के लिए विशेष नियम कानून बनाए गए। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। दोस्तों, आप ये दिख रहे होंगे चित्र, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। आप दोस्तों ये देखिए कि अभी जो घरेलू हिंसा है, आपने अभी देखा होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का काल, कोरोना काल में जब आर्थिक और सामाजिक दबावों के चलते, जब आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़े हैं तो उनके चलते महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। आपको ज्ञात हो कि मार्च के प्रथम सप्ताह में 116 मामले सामने आए और अंतिम सप्ताह में इन्हीं मामलों की संख्या बढ़कर 257 हो गई। तो दोस्तों, इस पोस्टर से आप समझ पा रहे होंगे कि स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब दोस्तों आगे चलते हैं। Attention, women are not allowed to enter the temple during menstruation. Thank you. इसमें ये लिखा हुआ है दोस्तों कि विज्ञान ये मानता है कि अगर महिलाओं का चक्र ठीक चल रहा है तो उसमें वो हमेशा शारीरिक रूप से स्वस्थ माने जाते हैं और अपितु धार्मिक दृष्टि से महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान की और धर्म की सोच अलग अलग है। इस प्रकार से एक अटेंशन ये भी दिया गया है। आपने कुछ समय पूर्व एक सबरीमाला विवाद भी आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से अब हम और आगे चलते हैं और इस आपको इनको पोस्टर्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध, बलात्कार की समस्याएं, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा जैसी समस्याओं ने महिलाओं के जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से अपने जीवन को नहीं जी पा रही हैं। दोस्तों, इस प्रकार से ये भी देखिए, घरेलू हिंसा हो सकता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रथा का भी केस हो सकता है। तो दोस्तों, आप देखिए आगे। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। दोस्तों, हमने इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भी आपके लिए तैयार की है। तो दोस्तों, पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसकी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला पर भी अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था क्या संवैधानिक होता है, क्या संवैधानिक होता है, क्या गैर संवैधानिक, इनके बारे में मैंने आपको डीप जानकारी दी है। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पूर्व की वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात विधायिका के कानून द्वारा बनाया गया है। इसको राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत जनवरी 1992 को गठित किया गया। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में आया और दोस्तों, जब ये अस्तित्व में आया तो इसकी पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। अब हम आपको एक बताते हैं कि जब ये आयोग बना
31 जनवरी को 1990 वाला अधिनियम था कि भारतीय संसद द्वारा अधिनियम कब आया, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 1990। और राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में कब आया, तो दोस्तों 31 जनवरी 1992। आपसे कई बार किसी अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है और इस बार तो MPPSC में पाठ्यक्रम में सीधा निर्धारित कर दिया है इसको। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। किसी मामले की जांच के दौरान अगर आयोग, देखिए कानून विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के तहत इसकी स्थापना हुई है, तो इस आयोग को जो मामले की जांच करता है, उस मामले की जांच के दौरान इस आयोग के पास दीवानी अदालत के अधिकार होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जब जांच करता है तब उसके पास कौन से अधिकार होते हैं। दोस्तों आपने सुने होंगे दीवानी, फौजदारी, इस प्रकार के शब्द में आपको एक अलग वीडियो लेक्चर लाके उसमें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। दोस्तों अभी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के, इसका जो बाल विकास मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वो उस आयोग का नोडल मंत्रालय है। अब दोस्तों अगर आयोग बनाया गया तो इस आयोग का उद्देश्य क्या है, तो इस आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक, दोस्तों संविधान में जो संविधान में वर्णित है और कानूनी उपायों की समीक्षा करना तथा उनकी उपचारात्मक विधियों उपायों की सिफारिश करना तथा शिकायतों के निवारण में वृद्धि करना है। आयोग का उद्देश्य दोस्तों यह है कि संवैधानिक तरीके से और जो कानून के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं, उन संरक्षण का उनको लाभ प्रदान करना और जिसमें भी उसमें जो कमी है उन कमियों को दृष्टिगोचर करना, साथ ही जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को जल्द से जल्द उनका शीघ्र निपटान किया जाए और निवारण में वृद्धि करना है। साथ ही महिलाओं को प्रभावित करने वाले ऐसे मामले जो सरकार को, ऐसे मामले हैं जो महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, उनके मामले में सरकार को नीतिगत सलाह देना है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब इस आयोग कैसा है दोस्तों, इस आयोग का संगठन क्या है, आयोग की संरचना क्या है। तो दोस्तों आयोग की हम आपको ये बताएं कि आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें बहुत से सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 1 सदस्य सचिव होगा। दोस्तों अध्यक्ष, सदस्य और सचिव का नामांकन महिला, जो इसका हमने नोडल मंत्रालय है, महिला आयोग बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका नोडल मंत्रालय, नोडल एजेंसी जो है हमने आपको पूर्व बताया है अभी स्लाइड में। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 1 सदस्य सचिव होगा। अब इन सदस्यों में से दोस्तों आवश्यक है कि अनुसूचित जाति जनजाति का भी एक सदस्य हो और इसमें आपका अध्यक्ष, सदस्य, सचिव का नामांकन महिला आयोग बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों सदस्य तो बन गए, तो सदस्यों का वेतन भत्ते किस प्रकार से होंगे, तो सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण, वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग में जो सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, इसके कार्यकाल की बात करते हैं। अब दोस्तों अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी किसी भी आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल अगर 4 वर्ष है, 6 वर्ष है, तो आपको ध्यान ही रखना है कि वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। और दोस्तों महिला आयोग का जो अध्यक्ष है एवं सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष हो सकता है, जो भी इनमें से पहले हो। या तो 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो पहले, या वह 65 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुका हो, तो अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल यह है। कार्यकाल में रहने के साथ साथ जब वह अगर चाहे तो वह स्वेच्छा से केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब अध्यक्ष को अगर पदच्युति, पद से मुक्त करना है, पद से हटाना है, तो क्या क्या आधार हो सकते हैं, उन आधारों पर हम चर्चा करते हैं। तो पदच्युति, इसके बारे में हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के अध्यक्ष या उसके सदस्य को पद से हटा सकते हैं यदि वह व्यक्ति, दोस्तों उसके क्या क्या लक्षण होना चाहिए कि भाई या तो दिवालिया घोषित हो गया हो, जो दिवाला अधिनियम है उसके अंतर्गत वह दिवालिया घोषित हो गया हो, या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। दोस्तों अब आगे हम देखते हैं, कार्य करने में अक्षम हो, किसी अपराध हेतु उसे दोष सिद्धि, अगर कोई किसी अपराध में लिप्त पाया गया, किसी अपराध के लिए उसको दोष सिद्ध हो गया है और वह केंद्र सरकार की नज़र में अगर अनैतिक है तो उसे पद से मुक्त कर दिया जाएगा।
और एक और है दोस्तों कि आयोग की जो बैठकें होती हैं और आयोग की बैठकों में अगर लगातार 3 बैठकों में वे अनुपस्थित रहा तो उस आयोग के सदस्य की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी या उसको पदमुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों अब हमने ये तो पदमुक्त के हमने आधार देखे हैं, किन किन आधार पर वह पदमुक्त हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्य को तब तक पदमुक्त नहीं किया जा सकता। पदमुक्त तो किया जाएगा, लेकिन पदमुक्ति के पहले दोस्तों उसको सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा ताकि वह उसको अवसर दिया जा सके ताकि जो उसके ऊपर दोष सिद्धि हुई है, जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से उसको पदमुक्त किया गया है वो आधार सत्य है या नहीं है, इसके लिए उसको अवसर प्रदान किया जाएगा। दोस्तों आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित होंगे। दोस्तों सदस्य सचिव तो हमने एक आपको बताया यहाँ पे कि एक सदस्य सचिव होगा, जो आयोग के सभी कार्य होंगे वो इसी एक सदस्य सचिव द्वारा नामित होंगे, आदेश भी इसी के द्वारा नामित होंगे। दोस्तों हम आगे चलते हैं और इसके बाद हम करते हैं कि इसके कार्य क्या है। तो दोस्तों इसके कार्यों की चर्चा करें हम तो संविधान, अब दोस्तों अगर राष्ट्रीय महिला आयोग है तो वह महिलाओं से जितने भी संबंधित महिलाओं को संरक्षण प्रदान कराने का और उनको गर्मामय जीवन जीने के लिए संपूर्ण प्रयास करेगा। तो दोस्तों क्या क्या कार्य हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के, हम वो देखते हैं। अब देखिए इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला कार्य जो लिखा हुआ है, संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच प्रदान करेगा। अब जैसे महिलाओं से संबंधित कानून कौन कौन से हैं दोस्तों, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न उसके लिए रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इन सबसे संबंधित जितने भी मामलों की जांच करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग, इनकी संबंधित जांच करेगा। दोस्तों जब ये जांच करेगा तो वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। किसको रिपोर्ट भेजेगा, तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े संविधान तथा अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई करेगा। जो भी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जितने भी कानून हैं उन कानूनों के अगर प्रावधानों का अगर उल्लंघन होता है, कोई ऐसी विधि बन जाती है जिससे महिलाओं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो उन सभी मामले में उचित कार्रवाई करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित जितने भी तथ्य थे हमने उन पर चर्चा करी। अब दोस्तों हम एक बार आपको रिकैप करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के पढ़ना कैसे है। आपको राष्ट्रीय महिला आयोग की सबसे सर्वप्रथम आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग कैसा निकाय है। दोस्तों संवैधानिक निकाय है। इसका गठन कब हुआ, अस्तित्व में कब आया, किस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ, आयोग की संरचना क्या है, सदस्य कितने होते हैं, अध्यक्ष कितने होते हैं। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आयोग के सभी आदेश और निर्णयों का विनिश्चय कौन करता है, सदस्य सचिव करता है। इस प्रकार से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों महिलाओं के संवैधानिक अधिकार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग तो है ही, लेकिन इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में भी व्यवस्था है। अगर आप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 51(2) की बात करें, जो दंड प्रक्रिया संहिता में जो धारा वर्णित है 51(2), इसके अनुसार यह है कि गिरफ्तार महिला की तलाशी किसी महिला कर्मी द्वारा ही की जाएगी। इसका ही प्रावधान करता है। दूसरा इसमें क्या है कि धारा 160 ये कहती है कि किसी महिला को सबूत देने के लिए उसके निवास स्थान पर ही सबूत लेने का प्रावधान है। दोस्तों आपने एक और पढ़ा होगा कि सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा भी वर्णन है। अब दोस्तों एक और है धारा, इसमें आप दंड प्रक्रिया संहिता में 133(a), इसके अंतर्गत विवाहित महिला को 7 वर्ष के अंतर्गत अगर आत्महत्या करने पर, अगर कोई विवाहित महिला है और उसके महिला के द्वारा 7 वर्ष के अंदर आत्महत्या करने पर और दहेज के कारण सताए जाने पर और बलात्कार के मामले में उस महिला को संरक्षण दिया जाएगा और उस मामले में कड़े दंड देने का प्रावधान करती है धारा 133(a). अब महिलाओं को संवैधानिक अधिकार की बात करें तो दोस्तों आप जब संविधान में पढ़ते होंगे तो आर्टिकल 14 जो आपकी कानूनी समानता की बात करता है, इसके बाद आर्टिकल 15(3) में आप जाएंगे तो वो करता है कि जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद अगर आप इसमें फिर से देखें तो अनुच्छेद 16(1) ये लोक सेवाओं में अर्थात सरकारी नौकरी में बिना भेदभाव के अवसर की समानता की बात करता है। और 19(1) में अगर आप देखें तो समान रूप से आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो दोस्तों वहाँ पर भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद आर्टिकल 21 की बात करें अगर
तो इसमें दोस्तों स्त्री एवं पुरुष दोनों ही प्राण एवं देह स्वतंत्रता, आपको बताओ राइट टू लाइफ, इसके अंतर्गत दोनों को संरक्षण दिया गया है। अगर आप बात करें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत बात करें तो आर्टिकल 23 और 24 भी शोषण से बचाता है, शोषण के समान रूप से। अब इसके बाद आप देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत देखें दोस्तों तो आर्टिकल 25, 28, अगर आप संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के मामले में देखें तो 29, 30, और अगर आप बात करें अगर आप 32 की आर्टिकल, जो इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कहा है, तो उसके अंतर्गत भी दोस्तों इन्हें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत अपने जो इनके अधिकार हैं उन कानूनों के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसके बाद अगर डीपीएसपी में दोस्तों आप जाएं तो डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के आप भाग 4 में वर्णित हैं, और उसमें आर्टिकल आपको देखना होगा 39D, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। 39D क्या करता है कि पुरुष एवं स्त्रियों को दोनों समान कार्यों के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 42 अगर बात करें तो महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करता है, और 51M जो है भारत में क्या करता है कि अनुच्छेद 51M जो है वो भारत में सभी व्यक्ति को ऐसी प्रथाओं का त्याग करना होगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग भी अपने स्तर पर काम करता है। भारतीय संविधान में जितने भी उपबंध वर्णित हैं उनमें भी महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 भी उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। अब आप देखें दोस्तों तो महिलाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। जैसे आप सुने कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कार्यस्थल के पर उत्पीड़न के खिलाफ भी कानून 2013 में आया उनके लिए। और सामाजिक अधिकारों की अगर बात करें तो हिंदू महिलाओं को अभी कुछ समय पूर्व आपको ध्यान हो कि हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम ये भी आया, और साथ ही साथ भरण पोषण का अधिकार, इससे संबंधित राष्ट्रीय महिला नीति 2016 भी आपने पढ़ा होगा। इस नीति के लक्ष्य हम आपको उसमें समझाएंगे। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 भी है, उसमें अगर मातृत्व लाभ की कौन कौन सी योजनाएं हैं प्रसूति के लिए तो वो भी वर्णित हैं। दोस्तों इस प्रकार से महिलाओं के लिए संविधान में और कानून द्वारा भी बहुत से उपबंध किए गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, महिला आयोग से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।